नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, इनकोटर्म। कुछ लोग ऐसे डाउट में रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं, कुछ कंफ्यूजन रहता है कि पेमेंट टर्म और इनकम टर्म में क्या डिफरेंस है। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जैसे WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंटरनेशनल एक बॉडी रहती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो उसने पहले जो भी इश्यूज आते हैं उन प्रैक्टिकल बेस एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब डिसाइड किया कि हमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ऐसा क्या रूल एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आना चाहिए ताकि उनमें डिस्प्यूट्स मिनिमाइज हो सके और ट्रेड को बढ़ावा दे सके अपनी कंट्रीज को। हर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, हर किसी कंट्री का यही एम रहता है कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो और हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व अच्छा है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो दोस्तों, यही सब सॉल्यूशंस मैं लेके आया हूं इस छोटी सी एक वीडियो में आपके लिए, पूरा स्टडी और रिसर्च के साथ में। तो टोटल आईसीसी ने, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने टोटल 13 अभी लेटेस्ट जो 2010 का मैं आपको अमेंडमेंट बताऊं, टोटल 13 इनको टर्म है। पहले ये 1936 में ही आईसीसी ने डिफाइन कर दिया था कि ये इनको टर्म्स रहेंगी, और अभी 2010 में जो भी चेंजेस है आप उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ भी सकते हैं, मैं भी शेयर कर सकता हूं आपके साथ में, या आपको नेट पे भी आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो टोटल 13 इनको टर्म्स हैं। तो 13 इनको टर्म्स में मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। चार तो टोटल अपने हैं जो हमारी कंट्री के, जैसे अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्टर के बारे में ही बात करूंगा कि मैं एक्सपोर्टर अपने आप को काउंट करता हूं, एज ए सप्लायर मैं काउंट करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करना है। तो दोस्तों, 4 में लेता हूं अपनी कंट्री के, और जो एफ से होता है, जैसे FOB हो गया, FC हो गया, FAS हो गया, ये सब 4 हैं जो कंट्री हमारी कंट्री के हैं। और उसके बाद C वाले हैं जो कि अनदर कंट्री के, यानी बाहर की कंट्री के। और फिर उसमें D वाले भी 5 हैं, जैसे DDP हो गया, DDP हो गया, DDU हो गया। तो ये सब 5 D वाले हैं। तो ये भी बायर की कंट्री के। D मतलब डिलीवरी, डिलीवर्ड, मतलब हम गुड को डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन वो क्या कंडीशन है, हमने इंपोर्ट ड्यूटी वहां का पे किया है, या फिर कस्टम क्लियरेंस वहां पे कराए हैं, या फिर वहां पर किस पॉइंट पे हमने वहां पे डिलीवर करना है, या उसके बायर के वेयर हाउस तक लेके जाना है, कहां तक लेके जाना है। तो वही सब कंडीशंस यहाँ पे सब लिखी हुई है, सब इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने पूरा डिफाइन किया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आता है, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप उस हर एक हिंदुस्तानी तक शेयर कीजिए जो इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं, या जो अपना डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल बिजनेस में अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस करना चाहते हैं, और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हैं, अपना इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। तो दोस्तों, हर किसी को ये शेयर कीजिए। मेरा और मेरी कंपनी का, मेरी टीम का यही एम है कि हम हर हिंदुस्तानी को एक्सपोर्ट करना सिखाएं, हर किसी को अवेयरनेस दें, और हर एक हिंदुस्तानी मोटिवेट हो कि अपने पास जो भी छोटा मोटा कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको एक्सपोर्ट करें और फॉरेन करेंसी को अपनी कंट्री में लेके आए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करें, इवन एटलीस्ट मोर देन चाइना। चाइना 32% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट करता है, और हमारा अभी 1.78% ही एक्सपोर्ट है। तो अभी भी टाइम है दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एक्स वर्क, EXW, एक्स वर्क आता है। कुछ लोग इसको एक्स फैक्ट्री भी बोलते हैं, कुछ लोग एक्स वेयर हाउस बोलते हैं, एक्स वर्क बोलते हैं। तो EXW, एक्स वर्क, इसका पूरा जो स्टैंडर्ड नाम है वो एक्स वर्क है। कुछ लोग इसको एक्स फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये मेरी कंट्री का इनकोटर्म है। यानी क्या इनकोटर्म है, इसमें क्या काम होगा, यानी अगर मैं सप्लायर हूं तो मेरे वेयर हाउस में जहां पे कोई गुड्स रखा हुआ है वहां तक का ही मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरा रिस्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं तक का मैं प्राइस लूंगा। जैसे मैं अगर किसी मैन्युफैक्चरर से कुछ गुड्स लेता हूं तो वो गुड्स का कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन, वो ही मैं वहां तक का वो कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद मेरा रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू मेरे वेयर हाउस तक ही है। जो भी गुड्स वहां से जाएगा, बाय एयर जाएगा या बाय शिप जाएगा, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, क्योंकि इनको टर्म है एक्स वर्क।
यानी मुझे मेरी वेयर हाउस तक का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट पॉइंट आता है FCA, फ्री कैरियर में क्या रहता है कि मतलब जैसे अगर इनलेट कंटेनर डिपो रहते हैं, उसके लिए भी एक अलग से टॉपिक है कि किस किस टाइप के कंटेनर होते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो में आप खुद को सामान वहां पे नहीं लेके जाना, गुड्स वहां लेके नहीं जाना है। उससे पहले ही कोई भी एक डिसाइडेड म्यूचुअल एग्रीड पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट तक आपको अपना गुड्स को डिलीवर करना है और उसके बाद बायर वहां से लेके जाएगा, या बायर के बिहाफ पे कोई कोरियर कंपनी या कोई लॉजिस्टिक कंपनी या कैरियर कोई भी किसी भी मोड से वो जाएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रुड़की से रहने वाला हूं, रुड़की से अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो रुड़की मेरे हाउस से, मेरे वेयर हाउस से लेके अप टू, अगर उसने हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि मेरठ तक, मेरठ बस स्टैंड तक या मेरठ रेलवे स्टेशन तक मुझे गुड्स पहुंचाना है, तो मेरठ रेलवे स्टेशन तक मेरा गुड्स जाएगा। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, मेरठ रेलवे स्टेशन पे मैं गुड्स को हैंड ओवर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है FAS, फ्री अलोंग साइड। फ्री अलोंग साइड में क्या होता है कि जैसे नाम से ही पूरा समझ में आ रहा है कि मतलब मैं फ्री हो जाऊंगा अलोंग साइड रखने के बाद, यानी वेजल के पास में जो जहां पर इनलेट कंटेनर डिपो है या फिर पोर्ट है, वहां पर जो वेजल है, वेजल के पास में मैं रख दूंगा। उससे ज्यादा मुझे उसमें कोई काम नहीं करना है, ना उसमें मुझे कस्टम क्लियरेंस कराने हैं, ना उसमें कुछ मुझे ड्यूटी पे करनी है। बस मेरा काम है वहां तक मुझे ट्रांसपोर्ट करके रख देना है। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आता है FOB, ये बहुत फेमस है, बहुत यूज होता है सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर में या फिर जो यहाँ से दुबई मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो होता है वो FOB में ही होता है। तो FOB बहुत फेमस है। एक CIF फेमस है जो कॉस्ट एंड फ्राइट, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। C वाली कैटेगरी में, ये F वाली कैटेगरी 4 हैं जो हमारी कंट्री तक हैं। तो FOB का क्या मतलब, फ्री ऑन बोर्ड, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है दोस्तों। अगर आपको 13 में से कोई भी याद नहीं है तो FOB, आप जब भी किसी बायर के साथ में आप कनेक्ट होते हैं, आपका डिस्कशन होता है, तो बायर को कन्विंस करते टाइम आप उसको FOB प्राइस दे सकते हैं कि FOB प्राइस मेरा ये है। कैसे कैसे प्राइस को कैलकुलेट करते हैं वो एक बार वीडियो में बना भी चुका हूं। अगर आपको उसमें देखना है तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाके आप 1 बाय 1 एक एक वीडियो को देख भी सकते हैं। तो FOB में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्ट आप अपने गुड्स को, कंटेनर को वेजल में लोड कराना, यानी फ्री ऑन बोर्ड करना है, फ्री ऑन बोर्ड। उसके बाद वहां से शिप चला जाएगा। शिप का जो जाने का खर्चा है, जिसको फ्राइट चार्जेस बोलते हैं, उसका मैरिन का इंश्योरेंस जो बोलते हैं, वो आपको नहीं लेना है। वो कौन लेगा? वो लेगा बायर, क्योंकि हमारा इनकोडम यहाँ पर क्या है, FOB, फ्री ऑन बोर्ड। तो फ्री ऑन बोर्ड तक ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्क है, कोई प्रोडक्ट डैमेज होता है या कोई भी इश्यूज आते हैं तो वहां तक का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। फिर बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होता है। उसके बाद आता है CFR, मतलब कॉस्ट एंड फ्राइट। कॉस्ट एंड फ्राइट क्या होता है, उसमें बस यही चीज ऐड होगी कि मुझे फ्री ऑन बोर्ड करना है, मतलब वेजल में लोड कराना है, और मुझे फिर उसमें फ्राइट चार्जेस भी देना है। यानी जो मेरीन का चार्जेस है, जैसे मैं यहाँ से अगर US से भेज रहा हूँ तो इंडिया के, जैसे मुंद्रा पोर्ट से भेज रहा हूँ तो मुंद्रा पोर्ट से USA न्यूयॉर्क पोर्ट तक जाने के लिए जो फ्राइट चार्जेस लगेंगे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज या 1.5 लाख रुपीज, वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और रूट क्या ले रहे हैं या कौन सी शिपिंग लाइन है, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो ये जो भी मतलब फ्राइट चार्जेस है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, मुझे FOB तक लेके आना है, और फिर उसमें जो फ्राइट चार्जेस है, फ्राइट चार्जेस उसमें ऐड कर देने हैं। तो वहां तक का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा अप टू फ्राइट, मतलब न्यूयॉर्क पोर्ट तक का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट उसमें एक इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया, तो उसके लिए अलग से इनको टर्म बन गई, उसके बोलते हैं CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। बहुत सिंपल है, बिल्कुल नाम से एकदम से समझ में आ जा रहा है। थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, और बिल्कुल बहुत अच्छा है, इजी है, सरल है, सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। तो CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट में आपको क्या करना है कि FOB कर देना है, फ्राइट चार्जेस आपको देना है, और जो मेरीन चार्ज, मेरीन इंश्योरेंस है, यानी मेरीन इंश्योरेंस में जैसे अगर सी से जा रहा है, समुद्र से अगर आपका गुड्स जा रहा है, वेजल जा रहा है, अगर बीच में कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ प्रोडक्ट आपका डैमेज होता है, या फिर जो पानी का जहाज है जिसको शिप बोलते हैं वो ही डूब गया, वेजल डूब गया, या कुछ वो मिसप्लेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसमें इंश्योरेंस लेना रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपका कुछ डैमेज होता है तो हम उसको इंश्योर करेंगे, तो उसमें इंश्योरेंस करेंगे, तो इंश्योर्ड रहता है। तो
तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना है, फ्राइट चार्जेस आपको पे करने हैं और FOB तक का आपका खर्चा है अप टू न्यूयॉर्क पोर्ट, मतलब बायर के पोर्ट तक का आपका इंश्योरेंस का भी है। कोई मटेरियल खराब हो गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, फ्राइट चार्जेस आपके हैं और आपका कॉस्ट भी है। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, देखिए कितना सिंपल है, ये भी यूज होता है, ये भी बहुत लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम यूज होता है FOB, उसके बाद अगर कोई यूज होने वाली इनकोटर्म है तो वो है CIF, और उसके बाद फिर वो फ्लाइट वाली जो एयर कार्गो वाले हैं वो दो आते हैं, CPT, मतलब ये होता है कैरेज पेड टू, और नेक्स्ट आता है CIP, वो उसमें बस इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं, इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो CPT क्या रहता है, कैरेज पेड टू। कैरेज पेड टू में ये होता है कि आपको गुड्स डिलीवर करना है कहाँ तक, जहाँ तक आपको म्यूचुअल एग्री किया गया है कि आप यहाँ तक गुड्स को डिलीवर कीजिए बाय एयर। ये जो इनकोटर्म है CPT और CIP, ये एयर कार्गो में यूज होती है या दूसरे रोड ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है कि आप बायर की कंट्री तक गुड्स आप लेके जाएंगे, बस वहां तक की आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उसके वेयर हाउस तक ले जाने वाली या फिर कस्टम क्लियरेंस कराने वाली वहां की उस कंट्री की, तो वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको बस इसमें कैरेज लेके जाना है, कैरेज का फ्राइट चार्जेस आपको देना है। फिर CIP में उसमें इंश्योरेंस ऐड कर दिया, जैसे CIF होता था, उसमें C में जब जाने वाला है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, तो कॉस्ट और फ्राइट चार्जेस के बाद में आपको इंश्योरेंस भी लेना है, तो ऐसे इसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया गया। तो ये बहुत सिमिलर सी टर्म है जो कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि CIF और CIP में क्या डिफरेंस है। तो CIP मतलब एयर कार्गो के लिए मैक्सिमम यूज होता है और CIF मोस्टली यूज होता है सी के लिए, जो समुद्र के रास्ते से बाय शिप आपको कोई गुड्स को भेजते हैं। उसके बाद आता है D वाले जो 5, जो लास्ट में मैंने बताया था कि 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किए गए, तो लास्ट की 3 कैटेगरी है D वाली। D मतलब डिलीवर्ड, यानी आप गुड्स को डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन किस किस कंडीशन में है, तो वो नेक्स्ट फर्स्ट आता है उसमें DAF, मतलब डिलीवर्ड एट फॉरेंटियर। तो डिलीवर्ड एट फॉरेंटियर का मतलब क्या है कि आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, लेकिन अप टू म्यूचुअली एग्रीड पॉइंट, यानी कहां पर पर्टिकुलर वो नाम बताएगा, मतलब एक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो आपका इनवॉइस बनेगा कि आपको गुड्स को वहां तक पहुंचाना है, तो वो गुड्स आपको वहां तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मतलब वो आपका, देखिए स्टार्टिंग से हम एंड तक जा रहे हैं, यानी हम अपनी एक्स फैक्ट्री अपने वेयर हाउस से स्टार्ट किए थे, फिर हम सी तक आए, फिर आप मतलब किसी एक पॉइंट तक आए, फिर सी तक आए, फिर वेजल में लोड किया, फिर हमने फ्राइट चार्जेस लिया, फिर हमने उसका इंश्योरेंस भी लिया। अभी ये डिलीवर्ड पॉइंट हो रहे हैं कि अभी हम डिलीवर करना है, तो किस किस कंडीशन में डिलीवर होंगे, तो उसके 5 कंडीशंस हैं। तो 5 उसमें इनकोटर्म्स बनाई हैं। डिलीवर्ड एट फॉरेंटियर, मतलब एक लोकेशन में पर्टिकुलर जो एग्रीड पॉइंट है वहां तक हम लेके जाएंगे, बायर के पॉइंट तक, वहां तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डैमेज होता है या फिर कोई भी चीज खराब होती है या कोई मिसप्लेस होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है DES, यानी डिलीवर्ड एक्स शिप, यानी शिप तक की हम डिलीवर करेंगे, यानी हमारा जो शिप है, जो हमारा गुड्स है, वो शिप में जाएगा, उसके पोर्ट तक जाएगा और वहां तक का अनक्लियर्ड, मतलब उसमें हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी है, बस उसमें कस्टम क्लियरेंसेस हमें करा के देने हैं, तो वो सब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। बस आपको जो हमारा बायर रहेगा, यानी वो उस कंट्री का इंपोर्टर रहेगा, तो उस इंपोर्टर को वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करना है, और अगर वो उसको लेके कहीं और एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, उसको फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की भी जरूरत नहीं है, एडवांस में उसके लिए ऑथराइजेशन उन लोगों को मिल जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है DEQ, तो DEQ रहता है डिलीवर्ड एक्सक्यू। डिलीवर्ड एक्सक्यू में आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करना रहता है, और आपको जो कस्टम क्लियरेंस है, कस्टम क्लियरेंस भी आपको क्लियर करा के देना रहता है। तो उसके बाद आता है DDU, तो डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड, यानी आप डिलीवर भी कर रहे हैं और ड्यूटी को अनपे किया, मतलब आपको डिलीवर कर दिया अपने गुड्स वहां तक जहां तक जो बायर है, जो आपका कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसने जो भी म्यूचुअल एग्रीड किया है, इस पॉइंट तक हमें आपको डिलीवर करके दीजिए, तो वहां तक आपने डिलीवर किया, लेकिन आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं किया है। तो नेक्स्ट इसमें आता है DDP, तो DDP एक मतलब उसमें फिर इंपोर्टर जो आपका बायर है उसका कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टोटल आपने ही पूरा अपने ऊपर पूरा ले लिया, मतलब आपको यहाँ से गुड्स लेना है, उसको कस्टम क्लियरेंस अपनी कंट्री में कराना है, गुड्स वहाँ उनके पोर्ट तक जाएगा, वहाँ पे भी कस्टम क्लियरेंसेस आपको करना है, इंपोर्ट ड्यूटी अगर पे करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करना है, और उसको
अपने अपने बायर के वेयर हाउस तक लेके जाना, यानी ये टोटल पूरा मतलब डीडीपी मतलब आप बायर का ही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें, सॉरी इसका सेलर का ही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर ही बायर तक पूरा बायर के वेयर हाउस तक पूरा मटेरियल लेके जाएगा, पूरा गुड्स वहां तक जाएगा। गुड्स में अगर कोई आपको कुछ इश्यूज आते हैं, कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो ये भी बायर सेलर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो उसी के हिसाब से वो अपना प्राइसेस सेट करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे मेरा ये खराब हो जाता है, मतलब जैसे जो फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भेजते हैं तो उसमें क्या फ्रोजन जो ये कंटेनर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसमें फ्रिज रहता है। तो कुछ लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने के लिए या फिर कुछ मतलब जो ट्रांसपोर्टर रहते हैं वो कोई बार ऐसा कर देते हैं, लेकिन डीजल बचाने के लिए मोस्टली, जैसे कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन से लेके आ रहा है, शिप वाले नॉर्मली ऐसा नहीं करते, वो लोग स्टैंडर्ड शिपिंग लाइंस रहती हैं वो ऐसा नहीं करते। तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे ये प्रैक्टिकल अंदर की चीजें हैं, तो ये वो कैसे हम उससे बच सकते हैं उसके लिए भी मैं अलग से बताऊंगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही करूंगा, ये 13 इनको टर्म्स हैं और आप इनको बिल्कुल भी एकदम से ऐसे नहीं कि इनको आपको कुछ याद रखने की जरूरत है। तो 4 अपनी कंट्री की हैं और 4 उनकी कंट्री तक की है, एक्सपोर्टर की ये जो बायर है उसकी कंट्री तक की, और 5 जो है उसकी वेयर हाउस या मतलब उसको डिलीवर पॉइंट तक की, जो कि डी वाली हैं, डिलीवर्ड एक्सक्यू, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। तो ये सब आप उसमें मैक्सिमम अगर जो कोई इनकोटम यूज होती है तो एफओपी यूज होती है और सीआईएफ यूज होती है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए, अपनी कंट्री को ग्रोथ कराइए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी